नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉप 20 MCQs को लेकर, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। चलिए हम समझते हैं इन क्वेश्चनों को और इनसे संबंधित और भी फ्यूचर में क्वेश्चन बनने वाले जो होंगे उस पर भी हम फोकस करेंगे। आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 127 आर्टिकल 127 में कहा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की बात। और अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं, तो प्रेजेंट में है 30+1, यानी एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 जो है कि आपके महान्यायाधीश हैं जो इसमें न्यायाधीश होते हैं। और ये जो एक मुख्य न्यायाधीश है CJI, वो इस समय 47वें नंबर पे कौन से हैं? शरद अरविंद बोबड़े, यानी SA बोबड़े साहब जो है कि प्रेजेंट में हैं, जो कि अयोध्या के निर्णय से संबंधित भी हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 44, जो DPSP में पाया जाता है। और वर्तमान में केवल और केवल गोवा राज्य में ही केवल यह अप्लाई हो सकी है और बाकी पूरे भारत में अभी समान नागरिक संहिता नहीं पाई जाती है। अगर हम आर्टिकल 40 की बात करेंगे तो ये पंचायती राज से संबंधित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हो जाएंगे, तीनों ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही बातें सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, आवाहन करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना और वहीं अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। तो देखिए, जो सामाजिक सुधार का प्रयास करना होता है ये राज्य का मुख्य रूप से कर्तव्य होता है। किसका होता है? राज्य का। इसलिए ये चला जाएगा आपके DPSP में। बाकी क, ख और घ, इस हिसाब से C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मूल कर्तव्यों के रूप में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D ऑप्शन, भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जबकि भाग 4 DPSP से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से, और भाग 3 आपका मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम शरणवाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जबकि केशवानंदवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, गोलकनाथवाद ये तीनों ही मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं। और इसमें केशवानंदवाद को हम मूल अधिकारवाद के रूप में भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के पास, जबकि इसमें क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति 2 प्रकार के परामर्श लेता है। एक तो होता है संविधान बनने के बाद किसी विधि पर, और एक होता है संविधान पूर्व। और इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो विधि संविधान पूर्व होती है, जब उस पर राष्ट्रपति राय मांगता है तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को राय देना क्या हो जाता है? बाध्यकारी हो जाता है, अर्थात अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर संविधान बनने के बाद किसी विधि पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी जाती है तो वो बाध्यकारी नहीं होती है, वो ऐच्छिक हो जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय उस पर राय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और एक प्रश्न आता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति के द्वारा मानी जाती है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वो किसी भी राय को माने या ना माने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? संविधान में 3 अनुसूचियां, दोहरी न्यायपालिका, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, इकहरी नागरिकता। तो सही जवाब हो जाएगा C ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू क्या दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वो मूल अधिकार या मौलिक ढांचे का हनन करते हो या मूल ढांचे का हनन करते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जब राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति भी करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग नियुक्त करने का अधिकार है और यह भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार, कौन से प्रावधान में लिखा हुआ है? 148 के अंतर्गत कैग की नियुक्ति लिखी गई है, जबकि 149 के अंतर्गत कैग की कार्यप्रणाली और शक्तियों के बारे में वर्णन दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों संवैधानिक पदों के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर अंतिम रूप से यही निर्णय देते हैं। यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कोई भूमिका नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 74। देखिए क्या लिख रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है 74। लेकिन ये सलाह कैसी होगी? तो ये लिखित सलाह होनी चाहिए। कैसी लिखित सलाह होनी चाहिए? लिखित। और इस लिखित वर्ड का जिक्र भी 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा इसमें ऐड कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? तो आर्टिकल 163 में कहा गया ये बात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? तो संघीय क्षेत्रों का मतलब एक आपका हो गया पुदुचेरी और दूसरा हो गया आपका दिल्ली। इन दोनों ही विधानसभा से विधायक जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा 70 मतलब कि 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा संघीय क्षेत्र पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा को शामिल किया गया था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन ने मतदाता की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से। और जबकि 70वां संविधान संशोधन आपका राष्ट्रपति के चुनाव में पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा को शामिल करने से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना, मूल अधिकार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। और इसके लिए आर्टिकल है 330 और 332। तो ध्यान दीजिएगा 330 के द्वारा एससी और एसटी को लोकसभा और राज्यसभा में रिजर्वेशन मिलता है और 332 के तहत एससी और एसटी को राज्य विधानसभाओं में रिजर्वेशन मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सरकार के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, सरकार के लिए। और डीपीएसपी को सामान्यतः कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ये थे दोस्तों टॉप 20 MCQs भारतीय संविधान से संबंधित। इसी प्रकार के और भी अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।